हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप ही लोगों के स्नेह और प्यार के बदौलत हम आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके 12वीं कक्षा के लिए जो विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप 5 क्वेश्चन। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है। इस जितनी भी डिस्कशन यहाँ किया जाएगा, सब डिस्कशन का पीडीएफ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप साइंस स्कूल टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि सबसे पहले तो उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और हम लोगों का ही अपना परिवार है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बढ़ते हो, हम बढ़ते हैं, सभी बढ़ते हैं। आपके भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो कृपया, इसके पहले बहुत सारे लेक्चर हमने बनाए हैं जो क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, हर क्वेश्चन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, उसको भी अवश्य आप देखेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं साइंस स्कूल हिंदी मीडियम के चैनल पर। ये आप ही का चैनल है, आपका अपना ही घर द्वार है ना। बढ़िया से पढ़िए। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। यानी कि जो भी हमको ईश्वर ने दिया है, गॉड ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, वो कम नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। यानी जो दृढ़ संकल्प मैंने लिया है कि नहीं सर, मैंने बोर्ड में 90% से ज़्यादा लाऊंगा, 95% लाऊंगा, मैं मतलब मेरा मार्क्स ये है, मेरा एम ये है, वो अगर संकल्प हम तोड़ देते हैं तो वो कोई संकल्प नहीं होता। हार के लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। यानी कि हार को मन में कभी भी ये भावना नहीं आना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, यानी निगेटिव नहीं रहना है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यानी कि विकल्प नहीं होता, जीत का कोई अलग विकल्प नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, उसी कांटे भरे रास्ते पर आपको गमन करना पड़ेगा, संचरण करना पड़ेगा। साथ साथ मैं दूंगा आपका, है ना, हर कदम पर साथ दूंगा। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे साथ जुड़े रहिए, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए हमारे स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप इसको देखे होंगे कि छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें। आप देख पा रहे हैं कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ना। विद्युत द्विध्रुव, तो मैं आपको यहाँ एक कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहता हूँ। उत्तर लिखते समय इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव एक आवेश का व्यवस्था है जिसमें 2 आवेश होता है और दोनों आवेश का परिमाण एक समान और प्रकृति विपरीत होता है। प्रकृति विपरीत होता है मतलब इसमें लिखते हैं कि यह 2 आवेशों का ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवेश का परिमाण एक समान तथा प्रकृति, यानी कि जिसको नेचर बोलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उसको नेचर भिन्न होती है। भिन्न मतलब विपरीत होती है, अपोजिट होती है। कैसे, देखिए बताते हैं। आपको यहाँ क्या करना है ना माय डियर, 2 आवेश लेना है। बात समझिएगा, आपको यहाँ 2 आवेश लेना है। एक आवेश ये ले लिए,
और एक आवेश ये ले लीजिए, 2 आवेश हो गया। यस सर। अब दोनों पर मैंने क्या किया कि इस पर मैंने प्लस चार्ज लिया, इस पर मैंने माइनस। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक पर प्लस तो एक पर माइनस, पर दोनों पर जो आवेश का मान है, इस पर आवेश का मान Q है, इस पर भी आवेश का मान Q है, परिमाण सेम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, ऐसे 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 जो रेखा इन दोनों आवेशों को केंद्र को जोड़ती है, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय अक्ष। इसका नाम है माय डियर ध्रुवीय अक्ष, याद रखेंगे। ध्रुवीय अक्ष यानी कि डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी बीच की दूरी को हम लोग जनरली 2L मानते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। आप चाहो तो इसको L भी मान सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आप देखोगे सेम मिलेगा। जैसे आपको A हो गया, ये आपका B हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण एक कोई बिंदु है, उस पर विद्युत विभव का व्यंजक हमको स्थापित करना है, निकालना है। तो आइए माय डियर, हम कैसे इसको स्थापित करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी कि विभव का व्यंजक। तो अब हम लोग को डिस्कशन होने जा रहा है विभव का व्यंजक। अब विभव का व्यंजक हम कैसे स्थापित करेंगे, अब उस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। ये वही द्विध्रुव जो मैंने अभी बना के आपको दिखाया है, वही द्विध्रुव हम लोग बनाएंगे फिलहाल में। जैसे देखिए माय डियर, मैं एकदम द्विध्रुव बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आ जाए, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाए, 2 गो चार्ज हो गया। यस सर। मतलब एक निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया सर, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, बहुत बढ़िया। अब एक पर आवेश आप मान लो, इस पर आवेश है Q, इस पर भी आवेश है Q एज्यूम मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों आवेशों को क्या कर दीजिए, एक लाइन से मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने एक लाइन से जोड़ दिया। बहुत बढ़िया। और इसके बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया 2L। बीच में एक मध्य बिंदु मान लिया O। देखना बाबू, मध्य बिंदु हो गया O। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A और B के बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ मैंने मान लिया कि AB इक्वल टू मैंने 2L माना, और O मध्य बिंदु है। मैंने यहाँ लिख दिया कि O मध्य बिंदु है। जब O मध्य बिंदु है माय डियर, तो एक बात बताओ कि O से A की दूरी या O से B की दूरी बराबर होगी? हाँ सर। तो लिख दूंगा यानी O से A की दूरी, O से B की दूरी दोनों बराबर होगी। किसके बराबर? L के बराबर। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से एक तिरछा लाइन लिया, ऐसे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैंने एक लाइन लिया, ये बिंदु O को, यहाँ बिंदु कोई मान लिया, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक बिंदु मान लिया P, इसकी दूरी है R। वेरी गुड सर। अब बताइए कि इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव क्या होगा। अब इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बात तो आपको पता ही है कि यहाँ से इसकी बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए, फिर यहाँ से इसकी बीच की दूरी पता होनी चाहिए। ये दोनों जरूरी है। मतलब कहने का कि ये दूरी हमको पता होना चाहिए, ये भी दूरी पता होना चाहिए। हाँ सर, बात तो सही है। मैंने एक तरीका यहाँ अपनाया कि इस कोण को थीटा मान लिया। अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले मैंने OP बराबर R माना, इसको हमने लिख लिया। इस PO को यानी कि OP को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि इससे मैं जोड़ सकूं और यहाँ एक पॉइंट दे सकूं M। और इस तरह से मैंने इसको बढ़ाया O से M की ओर, ताकि P से M की दूरी, देखो P से M की जो दूरी है वो दूरी PA के बराबर हो जाए, यानी PM बराबर PA। इसका मतलब ये हो गया कि सर PA को हम लिख सकते हैं PO प्लस OM, PO अब प्लस OM, हम आराम से इसको लिख सकते हैं बाबू, है कि नहीं। अब सोचना ध्यान से,
कि सर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ये एल होगा। तो सोचो कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, जिससे थीटा बनता है वो कॉस में होता है, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से भी हमने एक रचना कर दिया, यहाँ से इसको मैंने एन मान लिया, ये साइड और ये साइड बराबर है, उसी प्रकार ये भी आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा बाबू साहब, एल कॉस थीटा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे पी ओ हो गया आर, आर प्लस एल कॉस थीटा। सिमिलरली पी एन को आप क्या लिखोगे, देखो बाबू ध्यान से, तो पी एन बराबर आप लिख सकते हो कि पी ओ माइनस ओ एन। तो पी ओ की बीच की दूरी तो आर है, पी से ओ की बीच की दूरी देखो बाबू आर है, पी से ओ की बीच की दूरी आर है, देख रहे हो ना, आर हो गया, उसमें से इसको घटा दो तो माइनस ओ एन को लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तब पी एन निकल गया आर माइनस एल कॉस थीटा। यही आपका दिक्कत था। अब परेशानी यहाँ लोगों को क्या होता है, सर आपने इसको एल कॉस थीटा कैसे लिख दिया। घबराओ नहीं बाबू, एकदम बहुत आसान से, मैंने यहाँ लंब खींचा था, देखो ये लंब और ये लंब था, तो 90 डिग्री के सामने एक कण हो जाएगा, तो कण दिया हुआ है, कण के साथ देखो बाबू थीटा कोण बना रहा है, तो आप इसको यूज करो, तो 90% कण हो जाएगा, थीटा का लंब ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सोचो, तो बी बाई एच होता है कि नहीं होता है, पक्के से। तो बोलो बाबू बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर लिख सकते हैं एच कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ एच के जगह पर क्या था, तो 90 डिग्री के सामने एल था, तो क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। इसी प्रकार हमने यहाँ भी सोचा, ये थोड़ी सी आपको दिमाग में ये काम करना पड़ेगा, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे वाह क्या बात है सर। अब देखो बाबू, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद, अब देखो, अब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, एकदम आराम से बनाना है, कोई बात नहीं, पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, थोड़ा सा डेरिवेशन है बाबू, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसको भी प्लस मैंने मान लिया, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत विभव जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए भी प्लस मान लिया। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, तो के तो रहेगा ही रहेगा, क्यू ऐसे ही रहेगा, आर के जगह पर आप हम कितना लिख सकते हैं, ये वाला आर प्लस एल कॉस थीटा। यस सर, तो आप लिख लो आर प्लस एल कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हो गया कि प्लस आवेश के कारण जो विभव आया वो आया के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार आप जो है माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बताइए विद्युत विभव क्या होगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव क्या होगा। तो लिखेंगे भी निगेटिव बराबर माइनस के क्यू, चूँकि क्यू माइनस में इसलिए यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, अब आई आर माइनस एल कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया जाए। अब क्या किया जाए कि इसी बिंदु पर जो है दो आवेश के कारण दो गो विभव आ गया, अब हम वहाँ का कुल विभव को जोड़ेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। अब तो बिंदु P का कुल विभव द्विध्रुव के कारण, अब विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण कुल जो है हमने मान लिया V, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V प्लस अब प्लस V माइनस, मतलब दोनों को तो हमको जोड़ना ही है, भले ही एक का मान माइनस में आ जाए दूसरे का मान प्लस में आ जाए, बात की बात है, लेकिन ऐड तो करना पड़ेगा। तो अब बताइए V प्लस का मान कितना है, के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा, अब प्लस, और V माइनस का मान कितना होगा बाबू साहब, तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखो वो प्लस माइनस माइनस होता है, यस सर, तो क्या लिख सकते हो यहाँ के क्यू अपॉन
आर प्लस एल कॉस थीटा, अब प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। अब देखो भाई साहब, इसमें से कॉमन आप क्या ले सकते हैं, तो कॉमन सर हम के क्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो के क्यू यहाँ से आप बाहर कर लीजिए, तो आ जाएगा 1/r प्लस एल कॉस थीटा माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है देखिए अब ध्यान से, अब क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। जो के क्यू है उसको के क्यू हम लोग लिखेंगे, जो के क्यू है बाबू उसको हम लोग के क्यू लिखेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेने में क्या है कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, दोनों इंटू कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे, नियम तो यही कहता है। तो आर प्लस एल कॉस थीटा इंटू में आर माइनस एल कॉस थीटा। अब देखो कि दोनों इंटू में हो गया। अब जो नीचे आता है एलसीएम लेने के बाद उसमें इससे हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस, फिर ये कट जाएगा तो वो बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे फिर आर प्लस एल कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, के क्यू इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा, आई माइनस यहाँ हो जाएगा तो माइनस आर, फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दे सर, क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है सर। तो लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो ऐसे लिख सकता है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात क्या है, ये आर से आर कट जाएगा, यस सर। तो के क्यू हो गया माइनस एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा, तो माइनस 2l कॉस थीटा हो सकता है, होगा ही। और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो हम क्या आपको दिखा पा रहे हैं, माइनस के इंटू क्यू इंटू 2l इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया रिलेशन? हाँ सर बिल्कुल। अब q इंटू 2l से आपको याद होगा कि q इंटू 2l जो होता है वो p के बराबर होता है, जानते हो? p मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण। p क्या होता है बाबू? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो p तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अब देखो मैं इसको आगे और बढ़ाता हूँ, तो v इक्वल टू आया था माइनस के इंटू पी इंटू कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात मैं बता दूं कि आर अगर मान लीजिए कि बहुत बहुत बड़ा हो एल से, बहुत बहुत बड़ा हो एल से, और थीटा जो है थीटा का तो एल से बहुत बड़ा हो, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग लगभग क्या मानते हैं? आर स्क्वायर। और थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा कोण है, तो थीटा बहुत छोटा कोण है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान अप्रोक्स में 1 हो जाएगा। छोटा का मतलब 0 मान लेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? आर स्क्वायर। तो इस पूरा को हटाकर हम यहाँ लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसलिए भी का रिलेशन आ गया के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, आगे माइनस में। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये माइनस में आ गया। माइनस में आने के पीछे कारण इसका ये क्या था? देखिए माइनस में आने के पीछे कारण ये था कि इधर माइनस माने थे, इधर प्लस माने थे। अगर इसको प्लस मानते, इसको माइनस मानते तो आंसर प्लस में आता। तो माइनस से आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको व्यंजक प्राप्त किए हैं। अब व्यंजक प्राप्त करके इसको याद रखिएगा, v बराबर के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। पर आपको फार्मूला किताब में कैसे लिखता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू होता है, आप फिर लिखेगा यहाँ पी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको व्यंजक स्थापित करना है। तो आइए माय डियर अगला क्वेश्चन पर। अब कह रहा है कि दिए गए चित्र में
P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि C1, C2, C3, C5 का मान 4 माइक्रोफराड हो और C2 का मान 10 माइक्रोफराड हो। फोटो आपको दिया गया है। देखिए बाबू, ये क्या है, ये C1 है। जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर शायद आपको क्लियर नहीं विजिबल हो रहा होगा, तो मैं यहाँ फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ। फिगर बनाने का मैं यहाँ प्रयास करता हूँ। ओके, ये है C2, ये है C1 और ये है C4 और ये है आपका C2। C2 कहते हैं, C4 हो गया, 2 3 हो गया, I हो गया 5, है ना। इस सब का 4 माइक्रोफराड है सबका। तो देखिए बनाइए, तो इसको पहले आप ट्राई कीजिए। इसका देखिए तो क्या आ रहा है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, रिलेशन दे दिया गया है सारे चीज़ें का, कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले बात देखिए बाबू, क्या करना होता है इसमें कि ये आपको दे दिया है 4 माइक्रोफराड। देखो बाबू ध्यान से, ये आपको दिया है 4 माइक्रोफराड, यस सर। ये भी दिया है 4 माइक्रोफराड, यस सर। ये भी दिया है 4 माइक्रोफराड, यस सर। ये भी दिया है 4 माइक्रोफराड, यस सर। ये दे दिया है 2 माइक्रोफराड, यस सर। देखो बताता हूँ, इस पॉइंट से 2 गो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और इस पॉइंट से भी 2 गो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात आप बताइए। तो 4 और 4 का अनुपात 1:1 आएगा, फिर इसका भी 1:1 आएगा। मतलब इससे जो है ना चार्ज का फ्लो नहीं होगा। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बाबू। तो बीच वाला खत्म हो जाएगा, बीच वाला से करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु का विभव इस बिंदु का विभव सेम हो जाता है। आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है कि नहीं। तो उम्मीद आप इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच वाला गायब हो जाएगा। तो ऊपर वाला दोनों हो जाएगा सीरीज में, नीचे वाला दोनों हो जाएगा सीरीज में। मतलब फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है भाई साहब, फिगर कुछ ऐसा बनने वाला, एकदम सिंपल फिगर बनाओ तो फिगर आपको ऐसा बनने वाला है। देखिए बाबू ध्यान से, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ऐसे कुछ है। तो ये 4 माइक्रोफराड ये दोनों सीरीज में हो गया, तो 4 4 2 माइक्रोफराड हो जाएगा। कैसे? जब सीरीज में होता है तो उसमें 1/C1 + 1/C2 करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा, C/2 का देंगे और इसका 4/2 कर देंगे, इसका भी 2 माइक्रोफराड हो जाएगा। अब पैरेलल में डायरेक्ट को जोड़ देते हैं, तो Cp का मान क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफराड हो जाएगा, 4 माइक्रोफराड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक बार समझाता हूँ। देखिए ये 4 माइक्रोफराड है, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, ठीक है। बीच वाला हट जाएगा, बीच वाला ये 2 माइक्रोफराड हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम है इसका। अच्छा सर, ठीक है। अब देखो बाबू, जब इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज तो इसको मैंने हटा दिया। तो जब इसमें हटा दूंगा तो देखो, हटा देने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जब मैं इसको हटा दूंगा, देखो ध्यान से, मैं मिटा रहा हूँ जानबूझकर। जब इसको मैं हटा दूंगा ऐसे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो तो ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो श्रेणी क्रम में होता है तो क्या करते हैं, C/n, याद कीजिए C/n। तो C का मान कितना है, 4, n का मान कितना संख्या है इसका, 2, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफराड। उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा C/n, तो 4/2 2 माइक्रोफराड। अब पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आपको याद है, ये सॉल्यूशन हो चुका है इसका। तो इस तरह से आपको इसको बनाना था, आराम से बना सकते थे। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें, यानी कि धारिता को परिभाषित कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करें, ठीक है। उसका व्यंजक बताना है और ये भी दिखाएं कि संचित ऊर्जा का घनत्व 1/2 ε0t² होता है। देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, एक में 3 क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स का है। कब पूछा गया है, 2018 में, 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न इसका है कि सर धारिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, धारिता लिखेंगे ऐसे हेडिंग। अगर आपको अंग्रेजी पता है तो आप अंग्रेजी इसका लिख सकते हो, कैपेसिटेंस, है ना। तो कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। कैपेसिटेंस के बारे में क्या लिखेंगे, किसी चालक के
विभवांतर को एक वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को उस चालक का धारिता कहते हैं। जैसे इसे C से सूचित किया जाता है। इतना आपको लिख देना होगा, बात समझे कि नहीं। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कंडक्टर बना दीजिएगा साइड में, उस पर प्लस चार्ज प्लस 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 दे दीजिएगा क्यू, बीच में भी विभवांतर भी हो जाएगा, चार्ज क्यू हो जाएगा। और सी बराबर होता है फॉर्मूला क्यू बाई वी, इसको लिख दीजिएगा सी बराबर क्यू बाई वी। अब ये भी बता दीजिएगा कि क्यू आवेश है और वी विभवांतर है। क्यू आवेश है और वी विभवांतर, मतलब किसी चालक के वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना आवेश की आवश्यकता होता है, उसी आवेश को उस चालक का धारिता कहते हैं माय डियर। तो मैं क्वेश्चन लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना। मैं इसको एक टू द पॉइंट मैंने इसको समझाया, टू द पॉइंट। बस इसको ऐसे आपको ध्यान में रखना है और याद कर लेना है, ठीक ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब एक और बात लिख सकते हो कि इसके एसआई मात्रक, इसके एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो फैराड लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें एक और प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। अब ऊर्जा का व्यंजक हमको निकालना है। हाँ सर, तो आइए हम ऊर्जा का व्यंजक के बारे में देखते हैं कि ऊर्जा का व्यंजक क्या है सर। तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में संचय ऊर्जा, संचय ऊर्जा। अब उसमें ऊर्जा कितना संचय हो रहा है, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पैरेलल प्लेट। यस सर, पैरेलल प्लेट हम लोग बनाएंगे। अब मान लिया जाएगा कि पैरेलल प्लेट पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। हमने बैटरी से जोड़ा था, बैटरी जोड़ के इसे चार्ज कर दिया। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बहुत बढ़िया सर। इसके बीच की सेपरेशन है D, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए कि इस पर चार्ज है प्लस Q, इस पर चार्ज है माइनस Q। मैं छोटा सा चार्ज यानी कि DQ आवेश को मैं इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ले जाने में कष्ट होगी। तो कितना हम कार्य किए होंगे, तो मान लीजिए कार्य हम किए होंगे W। तो जितना हम कार्य किए होंगे उतना ही एनर्जी से हमको विरोध किया होगा। तो जितना हम इस पर कार्य करेंगे उतना ही उसके पास ऊर्जा होगा, यानी किया गया कार्य जो होगा वो ऊर्जा के बराबर होगा। तो W इक्वल टू होता है क्या, देखो अब ध्यान से, पहले आप देखो बहुत छोटा सा कार्य हम करें, dW इक्वल टू क्या लिखेंगे, du। तो dW इक्वल होता है V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि V इक्वल टू होता है dW अपन डी क्यू, dW अपन डी क्यू। हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि होता है dW अपन डी क्यू। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए बाबू यहाँ हम लिख दिए कि dW बराबर V इंटू डी क्यू। अब क्या करना है कि बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, लेकिन एक बात और आपको बता दूं क्या, कि हम ये भी जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो V है उसके जगह पर आप Q बाई सी लिख दीजिए, Q बाई सी इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन, आइए dW का इंटीग्रेशन। अब बताइए dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, W। अब 1 बाई सी बाहर हो जाएगा, अब Q डी क्यू का इंटीग्रेशन लिख देंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। तो आप देखो अब क्या हो जाएगा 1 बाई 2 सी आई इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब आ गया Q स्क्वायर अपन 2 सी।
क्यू स्क्वायर अपन 2c। तो जो उसके अंदर जो एनर्जी संचय हुआ, जो ऊर्जा संचय हुआ, ऊर्जा संचय कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब आप क्यू को क्या लिख सकते हो, जरा सोचो। आप क्यू को क्या लिख सकते हो, जैसे कि एनर्जी जो संचय आया भाई साहब, वो आया आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू बराबर लिख सकते हो सी वी, तो सी वी का होल स्क्वायर अपन 2c, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2c, सी से सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा भाई, सी वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि लिख सकते हैं हम हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि U इक्वल टू निकल गया बाबू साहब हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी होता है। तो आपको बता दूं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो क्यू स्क्वायर बाई 2c भी होता है और हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है। यहाँ भी जो है विभवांतर है, आयतन नहीं है, ध्यान रखिएगा, विभवांतर है, आयतन नहीं है। और एक और प्रश्न यहाँ पूछा था कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है सर, वो भी प्रूफ कर देता हूँ। देखो अब ध्यान से, सिंस हम जानते हैं कि एनर्जी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटा आयतन, बोलो होता है ना, हाँ सर, ऊर्जा बटा आयतन। तो ऊर्जा का मान निकाले हम कितना, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, जो भी उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर बाई 2c, अब बाई वॉल्यूम मैंने लिख दिया, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है सर, हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब बाई ए डी, ओके, ए डी क्या हो गया, तो वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम बोलेंगे, मतलब एरिया हो गया प्लेट का एरिया और डिस्टेंस हो गया दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन, है ना, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। देखो ये प्लेट का एरिया आपको मान लीजिए ए है और बीच का सेपरेशन डी है, तो हो जाएगा ए डी ना। हाँ, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा ध्यान से, कि हम लोग पहले से जानते हैं कि C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बहुत बढ़िया सर, और V इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, और V इज इक्वल टू होता है ई डी, हाँ सर ई डी, V इज इक्वल टू ई डी होता है, और E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी कि V के जगह पर आप इतना रख सकते हो, C के जगह पर आप इतना रख सकते हो। चलो आप रख के देख सकते हो, या V के जगह पर इतना भी रख सकते हो, इसी को रख दो, जो आपको है उसको आप रख के उसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए सर एकदम V इज इक्वल टू ई डी रख सकते हैं। तो अब बताइए क्या लिखा जाए, तो 1/2 C के जगह पर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर, तो V के जगह पर ई डी, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे ए डी हो जाएगा, है ना। तो डी से देखो ए से ए कट जाएगा, हाँ सर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, बोलो क्या बच जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ रिलेशन आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, है ना, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपका आ गया। तो ये प्रूफ करने के लिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा था, वो भी क्वेश्चन आपको प्रूफ कर दिए। एक बार और सोचिए, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा आयतन होता है, यस सर, और ऊर्जा का फॉर्मूला निकाले अभी क्यू स्क्वायर बाई 2c, नॉट 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यस। अब या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 2c को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, हाफ सी वी स्क्वायर। अब बाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ ए इंटू डी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब देखो बाबू कि हाफ तो हाफ रहेगा ही, और C के जगह पर मैंने लिख दिया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C के जगह पर मैंने लिख दिया क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, आप एकदम समझेंगे ध्यान से। और यहाँ V के जगह पर AD रख दिया, V के जगह पर ED रख दिए, यहाँ से ED, तो ED रखूंगा तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है, हाँ सर ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बाई नीचे था AD, तो देखो तो ये D से D कट जाएगा और A से A कट जाएगा, नीचे 2 गो D हो जाएगा, ऊपर 2 गो D है, तो दोनों D कट नहीं जाएगा, हाँ कट जाएगा सर, और A से A कट जाएगा, तो क्या बचा,
एप्सिलॉन नॉट बचा, ई स्क्वायर बचा, 1/2 बचा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यही रिलेशन लाना था आपका, ये प्रूफ करना था। बस आराम से इसको सजा के आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सही ढंग से आ जाएगा। अब देखिए बाबू, आप अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, वो क्या कह रहा है कि यौगिक परावैद्युत वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ इसको हल करना है, प्रश्नोत्तर लिखना है, तो प्रश्नोत्तर आप लिख दो एकदम आराम से। तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दो, पहले पैरेलल प्लेट बना दो, ऐसे पैरेलल प्लेट बन गया। और ये मान के चलो कि आपने इसको बैटरी से जोड़ा, इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र आ गया ई, ठीक है, ई नॉट मान लो, इसको ई नॉट मान लो, ठीक है। और इसके बीच के सेपरेशन डी है, तो आप समझो कि इसका भी ई का बराबर, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर, ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, बीच में वैक्यूम है, इसके दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है, मतलब निर्वात है। ठीक, और हम भी जानते हैं कि V इक्वल टू होता है ई डी, ई का वैल्यू होता है सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो V का वैल्यू हो जाएगा ई डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझो, इसके अंदर कह रहा है कि इसी पैरेलल प्लेट के अंदर, इसी पैरेलल प्लेट के अंदर जो यहाँ जैसे प्लस सिग्मा था, माइनस सिग्मा था, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, इसी प्लेट के अंदर 2 गो आपको रख दिया गया डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। देखिए होगा इस तरह से, इस तरह से, और डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत पदार्थ, इसका K1 है, इसका K2 है, परावैद्युतांक K1 है और K2 है। थिकनेस होगा, थिकनेस मान लीजिए T1 है, ये T2 है, क्या फर्क पड़ता है, T1 है T2 है। ठीक है, अब सोचिए जरा ध्यान से आप कि इसके अंदर, पहला के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो पहला के अंदर हो जाएगा ई नॉट बाई K1, इसका कितना हो जाएगा ई नॉट बाई K2, ये विद्युत क्षेत्र है। परावैद्युत जब डालिएगा ना तो उसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है प्लेट का, बीच का विद्युत क्षेत्र का मान वो कम हो जाता है, जितना इसका परावैद्युतांक होता है उतना से कम हो जाता है। तो ई नॉट बाई K1 ये भी हो जाएगा ई नॉट बाई K2। अब चूंकि विभवांतर देखिएगा तो इसमें T1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बताइए तो V1 का मान क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई K1 इंटू T1। अब V2 का मान कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई K2 इंटू T2। ठीक है, तो इसका V1 का मान हो गया ई नॉट T1 बाई K1, इसका V2 का मान हो गया ई नॉट T2 बाई K2। अब टोटल विभवांतर कितना होगा बताओ बाबू, टोटल विभवांतर, तो टोटल विभवांतर हम निकालेंगे ऐसे, देखिए बाबू, टोटल विभवांतर यानी कुल विभवांतर का मान, तो कुल विभवांतर का मान हम निकालेंगे ऐसे, V इक्वल टू V1 प्लस V2। आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, ये टॉपिक पढ़े हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो हम 1 शॉट लेकर आएंगे, उसमें आप पढ़िएगा, सारे चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा उसमें। ठीक ना, आप चिंता मत कीजिए, बस इसको लिखना ऐसे होता है, मैं लिख रहा हूँ। तो दोनों का ऐड कीजिए, ई नॉट T1 बाई K1, ई नॉट T2 बाई K2। ठीक है, ई नॉट T1 बाई K1 प्लस ई नॉट T2 बाई K2। बहुत बढ़िया सर। अब बताइए इसमें से ई नॉट बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा T1 बाई K1 आप प्लस T2 बाई K2। बहुत बढ़िया, ये भी निकल गया। अब बताइए बाबू फार्मूला क्या होता है C का, तो C बराबर होता है Q बाई V। बहुत बढ़िया सर, Q बाई V होता है, तो Q बाई V होता है, तो मैं रख दिया Q बाई V, तो Q को Q रख दो। ठीक है, अब V की वैल्यू मैंने निकाल रखा है, V का वैल्यू मैंने निकाल रखा है कितना, ई नॉट इंटू T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है सर, और ई नॉट का फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट ए Q बाई, ई नॉट का होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ई नॉट का वैल्यू होता है सिग्मा बाई डी, सिग्मा यानी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटू हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है,
अब देखो बाबू ये Q से Q आपका कट जाएगा तो A/0 ऊपर चल जाएगा, तो A/0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा T1/K1 अब प्लस T2/K2। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आराम से आपको बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को आपको डिस्कस करते हैं, ये रिलेशन आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आराम से, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन आता है कि वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट क्रियाविधि तथा उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, करते हैं। तो वान डे ग्राफ जनरेटर क्या देखें, सबसे पहली बात कि यह एक ऐसा जनित्र होता है जो एक ऊंचे विभव का निर्माण करता है, माने कि बहुत बड़ा विभव का निर्माण करता है, जो 10 लाख वोल्ट से भी अधिक विभवांतर उत्पन्न करता है, 10 लाख वोल्ट से भी ज़्यादा विभवांतर को उत्पन्न करता है। सिद्धांत इसका क्या है कि यदि कोई गोलीय चालक पर आवेश दिया जाए तो गोलीय आवेश चालक के सतह पर एक समान वितरित हो जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप इसका जब फिगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ऊपर जो हो गया ये स्फीयर हो गया, ऊपर हो गया खोखला गोला, ठीक है, बीच में होता है सॉलिड स्फीयर, यहाँ एक बेल्ट रहता है और यहाँ से हाई वोल्टेज का बैटरी जो है सब कनेक्टेड रहता है अर्थिंग, जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, आप बेल्ट लेकर उसको ऊपर लेके जाता है, और यहाँ ये वो कंडक्टर हम जोड़े रहते हैं, जो कंडक्टर क्या करता है इसे चार्ज होकर इसके सतह पर जाकर वितरित हो जाता है। इस प्रकार से इसके सतह पर बहुत ज़्यादा आवेश आ जाता है, आवेश आ जाने की वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है ना, हाई वोल्टेज आ जाता है। तो अब देखिए आखिर में होता क्या है यहाँ कि जैसे देखिए यहाँ समझने के लिए जब बेल्ट जाता है तो इसके अंदर मान लीजिए कि छोटका Q आवेश है और इसकी रेडियस जो है मान लेते हैं कुछ न कुछ होगा, इसका त्रिज्या हम R मान लेते हैं। एक बड़ा है, यहाँ पर हम रड ले लिए एक ठो, इसका रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं। इस पर टोटल आवेश मान लेते हैं कि मतलब कि कैपिटल Q आ गया, ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि इस स्फीयर का सतह इस स्फीयर के सतह के बीच का विभवांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज इसके पास आ जाता है। तो लिखते कैसे हैं देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल वोल्टेज लिखने का, तो इसके पास कितना वोल्टेज होगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं K कैपिटल Q अपन R अब प्लस K स्मॉल q स्मॉल r अब माइनस, अब बाहरी सतह पर कितना हो जाएगा बाबू, तो KQ/R अब प्लस K स्मॉल Q/R। तो ये दोनों सोल्व कीजिएगा तो आता है क्या, KQ/स्मॉल r माइनस KQ/R। तो ये देखिए बाबू डिफरेंस आ जाता है ध्यान से, यानी कि ये जो KQ जो बाहर कीजिएगा तो 1/स्मॉल r माइनस 1/R। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस पर जो आवेश आया बड़का Q कैपिटल Q, वो उसका विभवांतर जो है वो स्मॉल q पर डिपेंड करता है, मतलब इस पे इसके अंदर कितना आवेश संचय हुआ है उस पर डिपेंड करता है। मतलब इसको एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो इसको सिद्धांत को याद रखना है, ऐसे याद रखना है। इसके सारे बढ़िया से हम लोग और अच्छे से वन शॉट में डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन का डिमांड था जैसे लिखना है वैसे आराम से उसको लिखना है, शुरू से अंत तक देखकर एक कॉपी में ले लीजिएगा, उसको लाइन बाय लाइन उसको लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।